उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री यूडी मीन्स जी का आज जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से और मैं सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। उनके स्वस्थ, सुखी, सफल, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पांडे साहब, चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। उपाध्यक्ष जी, बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रश्नकाल में उपाध्यक्ष का आना पहली बार हुआ है। धन्यवाद। आपको बधाई। आपका परफॉर्मेंस कल भी ठीक था, पर थोड़ा जरूरत से आदरणीय उपाध्यक्ष जी, लेकिन उधर आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत किन कारणों से नहीं आ रहा उसकी भी जांच उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। ईश्वर से हम लोगों को इस बात से सदन चिंतित है कि अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल में क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए डॉक्टर शैलेश पांडे जी। उपाध्यक्ष जी, जी जी, लगातार दूसरा दिन है जी कि प्रश्नकाल में माननीय अध्यक्ष जी आसंदी पे नहीं आ रहे हैं। तो जो माननीय अजय चंद्राकर जी ने कहा जांच कराने की, माननीय सदन को अवगत करा दे, वो क्यों नहीं आ पा रहे? सदन को अवगत करा दे, क्यों नहीं आ पा रहे? जी, मैं भी सदन की ओर से ईडी मीन्स को बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ईडी को बधाई, ईडी को बधाई दे रहे ना, ईडी को कार्रवाई के लिए ईडी को बधाई दे रहे ना। चलिए, श्री शैलेश पांडे साहब। माननीय को आपने बधाई दे दी, धन्यवाद आपका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत जच रहे हैं। धन्यवाद। आपका संरक्षण चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आपको उधर जगह भी मिला है, मेरा ही वाला। धन्यवाद। आज का जो पहला प्रश्न है, पूरे पंचम विधानसभा में पहली बार अवसर मिला है कि पहली बार में पहले बार क्वेश्चन आया मेरा। पहला क्वेश्चन, हाँ, कोई भी आदमी अपना आदमी से सीखेगा, तुम्हारे से थोड़ी सीखेगा। मुझे यार दादी कांग्रेस के अधिवेशन में पास हो गया है, जो कोई भी प्रकार का नशा करता हो कांग्रेसी नहीं रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा बहुत ही जनहित का है, लोकहित का है। हमारे बिलासपुर में, जो कि बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग, हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही एम्स हॉस्पिटल है और बहुत तकलीफें होती हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से रायपुर में केवल मरीजों को भेजना पड़ता है और एम्स की जो आवश्यकता है वो बिलासपुर में भी है, बिलासपुर संभाग के लिए और साथ साथ सरगुजा संभाग के लिए। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आबादी जो है उस दोनों संभागों में है। माननीय मंत्री जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी 4 जनवरी को लिखी थी, जिसका पुनरीक्षित उत्तर उन्होंने कल मुझे दे दिया है। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक माननीय मंत्री जी से, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बिलासपुर संभाग के हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी है, धर्मजीत भैया भी हैं, हमारे और भी साथी हैं दोनों संभाग से, हमारे 2 मंत्री भी हैं उस संभाग से। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी आज सदन में इस बात की घोषणा जरूर करें कि जो हमारे प्रदेश में जब भी एम्स खुले तो वो बिलासपुर में ही खुले। मैं यही चाहता हूं उनसे और ये घोषणा चाहता हूं, यही मेरा प्रश्न भी है और यही मेरी निवेदन। माननीय मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा विधायक जी हमारे प्रश्न किए हैं और आप जवाब ऐसा मत देंगे कि विधायक जी को निराशा हाथ लगे, क्योंकि नहीं, हम सब लोग हैं, उन्होंने उल्लेख भी किया है, तो एक ही बार दे देंगे तो मेज थपथपा करके हम लोग स्वागत कर देंगे आपका कि जब भी यहाँ पर खुले तो बिलासपुर में ही खुलेगा। ऐसा आप बोल देंगे इतना ही चाहते हो, कब खुलेगा क्या होगा उसको छोड़ दीजिए। अध्यक्ष, एक नेताजी, आप आखिरी बोल रहे हैं नेताजी। चल, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसमें इकट्ठे सबकी बातों का आप जवाब दे दीजिएगा। एम्स बिलासपुर में खुलना चाहिए, इस बात के लिए आप भी सहमत हैं। मैंने आपका बयान पढ़ा है और शायद आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। एम्स बिलासपुर की जरूरत तो ताजमहल बनवा दे, लेकिन कुछ चले तब तो बनाएंगे। नहीं, मौका मिलेगा तो ताजमहल बनवा देंगे। अभी तो आप सहमत हैं, वो जानते हैं कि उनकी चल रही है? नहीं चल रही। आपको चलता है क्या दिल्ली में? एक कहाँ चल रही है, बता दो।
चल रही, दिल्ली में चल रही है। इसमें प्रश्नकाल उपाध्यक्ष महोदय सुनिए, प्रश्नकाल में दाल भात में मुसरचंद आप लोग कहाँ से आ गए? अरे हमारा बिलासपुर का मामला है, हम लोग काहे को मुसरचंद हैं? वो मुसर भी हमारा है, बिलासपुर भी हमारा है, कल और उसके लिए हम बात करेंगे। मुख्य वक्ता थे, बिलासपुर के हितों की रक्षा की हम बात करने के लिए ही सदन में हैं, और इसलिए माननीय मंत्री, और बिलासपुर संभाग में आप भी आते हैं, ये ज्यादा बिलासपुर संभाग के नेतृत्व करने वाले रायपुर की पैरवी ज्यादा मत करिए, हम लोगों को बोलने दीजिए। अरे रास्ता तो नहीं, उधर वो से सब आता पुराना है, बिलासपुर है, रास्ता तो उधर से आता सरगुजा सब है, एक वहाँ है। बन जाएगा तो नजदीक हो जाएगा आपके। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके जवाब में आपने 2 लकीर में लिख दिया कोई प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। संशोधित है। अब चलिए, जो भी आया है उसको आप पढ़िए। संशोधित उत्तर में तो आधा परेशानी हो जाती है ना, हम लोग तो उत्तर पढ़ के आते हैं, यहाँ संशोधित पता नहीं कब खाने में पड़ा रहता है, किसको टाइम है वहां संशोधित पढ़ने। मैं आपसे निवेदन करना ये चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि क्या आप इस सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि इसी विधानसभा सत्र में एक शासकीय संकल्प बिलासपुर में एम्स प्रारंभ करने के लिए पास करके आप दिल्ली की सरकार को भेजेंगे क्या? इसका भी आप जरूर जवाब दीजिएगा। आप एक शासकीय संकल्प पेश कर दीजिए ताकि बिलासपुर के हितों की रक्षा हो। और मंत्री जी, माननीय सदस्य शैलेश पांडे जी ने जो बात कही, वास्तव में पूरे बिलासपुर संभाग में चिकित्सा क्षेत्र का अभाव, और बिलासपुर जो है अविभाजित जो है, जो बिलासपुर संभाग है उसमें आपका सरगुजा भी आता है, बहुत बड़ा भूभाग है, लेकिन अच्छी चिकित्सा का अभाव, उनको बाहर जाना पड़ता है, विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि जब भी एम्स खुले, और उसका प्रयास अभी से हमको करना चाहिए, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए, विधिवत प्रस्ताव भेजना चाहिए, वहां एम्स की आवश्यकता है, तो एम्स खुले तो बिलासपुर में खुले, ये आपके जवाब में आना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, बड़ा ऐतिहासिक पल है आज। अध्यक्ष जी भी बिलासपुर संभाग के हैं और बिलासपुर से बहुत प्यार करते हैं। आप भी बिलासपुर से, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी बिलासपुर से बहुत प्यार करते हैं, और आप जानते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सेवाओं की जरूरत है। मैं बड़ी ही विनम्रता से मंत्री जी से चलिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय मंत्री जी। हमें बिलासपुर को खोदापुर से ऊपर उठाते हुए बिलासपुर बनाना है, तो इसलिए हमको जरूरी है कि बिलासपुर में ऐसी चीजें खुलें, और मैं चाहूंगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात की घोषणा आज करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं संशोधित जवाब जो है वो भी पढ़ देता हूं, कई सदस्यों को जानकारी शायद ना हुई हो। बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल की स्थापना करने के लिए राज्य शासन द्वारा अर्ध शासकीय पत्र 23 को माननीय मंत्री, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को लिखा गया है। ये संशोधित जवाब है। हम सब जानते हैं कि एम्स की स्थापना एक बड़ा कठिन निर्णय होता है, बहुत बड़ा निर्णय होता है, और देश भर में एम्स नहीं हुआ करते थे, और अभी भी शायद कुछ राज्य होंगे जिसमें एम्स नहीं है। हाल में एक कवरेज आया था, मीडिया कवरेज आया था कि केंद्र की सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि एक राज्य में तुलनात्मक छोटा नहीं, 2 एम्स भी हो सकते हैं, कम से कम 2 एम्स भी हो सकते हैं। इस बात को लेके मैं जब बिलासपुर गया था तो माननीय विधायक शैलेश पांडे जी और कुछ साथियों ने इस बात को उठाया था कि ये एम्स की बात चल रही है, तो क्या यहाँ के लिए पहल आप करेंगे? मुख्यमंत्री जी भी इस बात से अवगत हैं, मैंने उनसे भी परामर्श किया है, उनसे भी सलाह किया है, क्योंकि अंततः ये राज्य स्तर का मामला है, उनका निर्णय अनिवार्य भी है। और इस बात को देखते हुए कि यदि भविष्य में दूसरे एम्स की स्थापना होती है तो चाहिए, न केवल इसलिए कि बिलासपुर हम लोग गए थे और बिलासपुर की मांग आई, छत्तीसगढ़ में पहला विकल्प दूसरे एम्स का कहां होना चाहिए। हमारे 5 संभाग हैं, दुर्ग और रायपुर। रायपुर का जो एम्स है एक तरह से हम मान सकते हैं कि इससे नजदीक से कवरेज मिल रहा है। 3 और संभाग बचते हैं, सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन विधायक की संख्या में सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर, जहां 24 विधायक हैं, सरगुजा जहां 14 विधायक हैं,
और बस्तर जहां 12 विधायक हैं। तो दूसरा एम्स आना है तो भौगोलिक स्थिति से एकजाई विकल्प क्या था, बस्तर या बिलासपुर, सरगुजा बिलासपुर मिला के कहां हमको करना चाहिए। तो जनसंख्या को भी आधार मानते हुए 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 1 लाख के आसपास की जनसंख्या बन रही थी बिलासपुर और सरगुजा संभाग को मिला के, तो मांग के आधार पे भी और औचित्य के आधार पे भी, और ये देखते हुए कि रायपुर में आए दिन हम लोगों के पास ये जानकारी आती है कि एम्स में दाखिला हो जाता, वहां कमियां पड़ रही है। बहुत सारे लोग विभिन्न राज्यों से भी, उड़ीसा से भी, झारखंड से भी, बिहार से भी, मध्य प्रदेश से भी दूसरा एम्स स्थापित होना है। तो मुझे भी ये लगा कि बिलासपुर के साथियों ने जो पहल की है, शैलेश जी ने भी जिस बात के लिए सर्वप्रथम मेरे को पहल करके बताया था, मैंने केंद्रीय मंत्री जी को ये पत्र लिखा क्योंकि वहां से अभी तक ना तो केंद्र की बजट में कोई प्रावधान है और ना ही किसी प्रकार की औपचारिक घोषणा या पत्राचार राज्य सरकार से हुआ है। केवल उस आधार पे कि न्यूज में ये बात आई थी और गंभीरता से इस पे केंद्र सरकार विचार कर रही है बुकिंग करने के लिए कि हम लाइन में खड़े हैं। मैंने अपनी तरफ से मंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री जी को पत्र लिखा और उनका जवाब आया कि पत्र मिल गया है। तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी से भी इसमें परामर्श है और उनकी भी सहमति है। अगला एम्स अगर छत्तीसगढ़ में स्थापना होना है तो विभाग की तरफ से और शासन की तरफ से हम लोगों ने बिलासपुर को चिन्हांकित किया है और अगर दूसरा एम्स मिलता है तो वहां स्थापित करना उचित होगा। अजय चंद्राकर जी। एक मिनट सर, अगर आप लोगों का अब दिल्ली में चलता है तो कुछ बात करिए दिल्ली में कि एम्स को स्वीकृति मिले। आप लोगों से तो कोई बात करने को तैयार नहीं है दिल्ली में। आप लोग दिल्ली में, आपकी सरकार है दिल्ली में, दिल्ली पत्र भेज दिया गया है। आप लोग थोड़ा बहुत पहले एम्स जो रायपुर का है ना, चलिए पांडे साहब एक प्रश्न कर लीजिए, थोड़ा बहुत प्रश्न करिए। मुख्यमंत्री के द्वारा स्थापित किया है। पांडे जी आपका तो लगभग उत्तर आ गया। एक छोटे सर, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन पुनः करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में अगर शब्द का प्रयोग किया है, मैं उनसे फिर से विनती करता हूं कि हम अगर शब्द का प्रयोग ना करके अगर हम अपनी ओर से खुद मांग करने की हमको एक एम्स की और आवश्यकता है, अगर तो ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ना, रिमाइंडर देंगे ना, ये तो ये 1 जनवरी में हुआ है। आप अगर शब्द को रोकने के लिए बोल रहे हैं कोई और अपने शब्दों को देखिए 2 बार अगर वो उपाध्यक्ष महोदय, मांग हमने कर दी है जी और पुनः एक काम करेंगे, एक रिमाइंडर और 2 महीने के बाद लेंगे। और जो सुझाव आया है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह कर लूंगा। चलिए माननीय अजय चंद्राकर जी, अगर आवश्यकता में बात हो चुकी है। अजय चंद्राकर जी, आप लोग भी कुछ पत्राचार करिए ना दिल्ली। धन्यवाद मंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव गया है, आप लोग भी कुछ पत्राचार करिए। बोलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कब आयोजित किए गए और उसमें कौन कौन से खेल शामिल थे और उसको किस स्तर में आयोजित करके राज्य स्तर में आयोजित किया गया। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अक्टूबर में इसकी आयोजन हुआ। 6 अक्टूबर 2022 को सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसकी शुभारंभ हुई। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जो दलीय खेल थे अध्यक्ष महोदय, उसमें गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सा किसी और बाटी, और जो एकल खेल विधा था अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और भंवरा था। और तीसरा प्रश्न क्या था आपका? नहीं, अभी मेरे पहले प्रश्न का ही उत्तर नहीं दिया यार। मैं तो उसी में 3 प्रश्न था ना माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पूछा, सबसे पहले मैंने एक सेकंड, इसको पंचायत और वार्ड स्तर पे पहले इसका आयोजन हुआ, उसके बाद ये जोन स्तर पे गया, उसके बाद विकास खंड और क्लस्टर स्तर पे गया, उसके बाद जिला स्तर पे, उसके बाद संभाग स्तर पे, उसके बाद राज्य स्तर पे। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय,
कल सीएम साहब कह रहे थे बजट चर्चा में हम लोग उस खेल के विरोधी बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ओलंपिक हुए, उसमें सिर्फ इतने खेलों का चयन किस आधार पर किया गया, और क्या सभी खेल छत्तीसगढ़ के हैं कि बाहरी खेल को भी छत्तीसगढ़िया कहा गया? एक दूसरी बात यह है कि इसमें टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ, टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ और टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ, इसकी इन खेलों की मान्यता छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा दी गई है क्या? मान्यता बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न में बहुत सारा प्रश्न पूछ लेते हो आप, और फिर उत्तर देते देते भूल जाते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न पूछे आप। सबसे पहले तो उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ, अध्यक्ष महोदय, उसकी बृहत्ता को आपको मैं बताता हूं। इसमें भाग लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र में 11,37,000 महिलाओं ने, 397 महिलाओं ने भाग लिया। पुरुष अध्यक्ष महोदय ग्रामीण क्षेत्र में 13,86,710 पुरुषों ने भाग लिया। शहरी क्षेत्रों में, अरे सुन तो लीजिए, पूरा उत्तर सुनिए आप। अब आपने प्रश्न किया है तो पूरा उत्तर सुनिए। आपने चयन की प्रक्रिया पूछा है, फिर मान्यता पूछा है, उसको बता दीजिए। टीम की चयन पूछा है, वो तो खिलाड़ियों की संख्या बता रहे। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे उत्तर, उन्होंने प्रश्न पूछा है तो मुझे उत्तर देने का मौका दिया जाए। दीजिए, ठीक, बिल्कुल, आप को बता रहा हूँ, दीजिए, पूरा डिटेल में विस्तार से सुनेंगे तब। बिल्कुल उपाध्यक्ष आप थोड़ा सा शहरी क्षेत्रों में लास्ट में देंगे, बताइए। शहरी क्षेत्रों में अध्यक्ष महोदय 62,539 लोगों ने, पुरुषों महिलाओं ने भाग लिया, और पुरुषों ने 68,834 लोगों ने भाग लिया। अध्यक्ष महोदय, कुल होता है 26,55,480, जो छत्तीसगढ़ के जनसंख्या का 10% होता है। आप इसमें प्रश्न कर रहे हैं कि इनका चयन कैसे हुआ। इतना बृहद आयोजन था कि हर एक को इसमें मौका दिया गया, तो उसको ये बोल दीजिएगा कि जो सबको सुनिए, अब पूरी बात सुनते नहीं है, फिर वही, ये इतना बृहद था उपाध्यक्ष महोदय कि इसको बुनियादी करके हर एक व्यक्ति को पंचायत स्तर में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है। बृहद स्तर में हुआ, कम स्तर में हुआ, ज्यादा स्तर में हुआ, यदि छत्तीसगढ़ के खेल, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, जब भी छत्तीसगढ़िया का बात आता है तो इनको बड़ा तकलीफ होता है। ये गरुआ घुरुआ बाड़ी का या कोई तकलीफ भी, छत्तीसगढ़िया खेल का आप लोग सहयोग करिएगा। तकलीफ मंत्री जी थोड़ा सहयोग करिए। छत्तीसगढ़िया होकर छत्तीसगढ़ियों से, छत्तीसगढ़ी खेल परंपरा से क्यों आपको इतना तकलीफ? थोड़ा सा 2 प्रश्न में 18 मिनट हो गया। मंत्री जी सहयोग करेंगे। आदरणीय चंद्राकर साहब, ये तरीका नहीं है, या तो प्रश्न उन्हें क्या दीजिए। मंत्री जी प्रश्न कर लीजिए। आप छत्तीसगढ़ का इतना विरोध क्यों करते हैं? छत्तीसगढ़ी आप प्रश्न कीजिए, आप प्रश्न कीजिए। मंत्री स्टेटमेंट नाटक करेंगे तो प्रश्नकाल का आप थोड़ा सा, आप इतना शांत से पूछिए। आप लोग थोड़ा, मंत्री जी, ओलंपिक गेम के लिए बधाई देना चाहिए। मंत्री जी, अरे भाई 19 मिनट हो गया। मंत्री जी बैठिए आप। मंत्री जी बैठिए आप, शांत से, थोड़ा उत्तेजित मत पूछिए, आप प्रेम से पूछिए। आप महोदय ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मूल प्रश्न करता मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि प्रश्न, अभी दो प्रश्न हुआ, 19 मिनट हो गया, आप पूछिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? आप फिर हुए मंत्री जी, ये तो पहले प्रश्न से शुरू हो गया है। सब लोग, आप लोग बोले तो हम लोग नहीं बोले, हम तो बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया। भैया माननीय लोगों का भी प्रश्न है, इंतजार कर रहे हैं। घोर आपत्तिजनक। आप लोग शांत रहिए, हमारे लोग लगना चाहिए। आप थोड़ा सा शांत से पूछिएगा और आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिएगा। अभी दूसरा प्रश्न हुआ, 20 मिनट हो गया, माननीय लोगों का भी बाकी है, अभी थोड़ा सा शांत से पूछिए। आना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
मैंने जो बातें कही, कितने जनसंख्या ने भाग लिया अच्छी बात है, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। हम सूर खेलते हैं, तीन ही छत्तीसगढ़ी खेल शामिल है ना, बाकी सब पूरा ऑल इंडिया में खेले जाते हैं। सूर खेलते हैं या पिस्तूल खेलते हैं, उसका टीम का सिलेक्शन होता है। वो टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ और उसको प्रदेश तक कैसे भेजा गया, एक टीम का सिलेक्शन पूछा था, उसके कोई प्रशिक्षण शिविर लगाए गए क्या खेलों के, दो बात, और इसको छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है क्या इन खेलों का, और नहीं है तो क्या आप मान्यता के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं क्या? चलिए मंत्री जी, इतना मेरा प्रश्न था। ठीक है, बताइए। हम मैं बताता हूं। थोड़ा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब रुक जाओ, जवाब देने दो, कोई दिक्कत नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसकी बृहत्ता, इतने अधिक संख्या में छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लिया। छत्तीसगढ़ का मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत पॉइंटेड है, पॉइंटेड दे रहे हैं, आप आ रहे हैं, भूमिका के बाद आ रहे हैं, भूमिका बांध रहे हैं, आप सुनिए तो थोड़ा आइए, फिर उसके बाद आपको दे, फिर हम तीसरा प्रश्न हो गया कि बोलता है मंत्री जी, अब वो जवाब दे रहे हैं, अब थोड़ा शांत रहिए। चलिए ठीक है, अब शांत रहिए। हमने सारे खेलों को जिनको भी इंक्लूड किया, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत स्तर पे सबसे पहले इसको खेला गया। पंचायत स्तर पे हमने हर व्यक्ति को इसमें मौका दिया, उन्हीं लोगों ने टीम अपना सुनियोजित किया, उन्होंने बनाया और वो खेलने आए। अगर वो जीते हैं तो आगे बढ़ते चले गए उपाध्यक्ष महोदय। ना ही इसके लिए किसी को रोका गया, ना ही किसी को टोका गया, और हर व्यक्ति को इसमें मौका देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, चलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के पक्ष में आपको मैं बोलूंगा कि अध्यक्ष महोदय, इस बार जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ उसमें सर्वाधिक उम्र की जो महिला भाग ली, ये दूसरी श्रीमती दूसरा आप सुनिए तो उसको, सुब्बारो बाई, उम्र 69 वर्ष, 69 वर्ष, और इसने गिल्ली डंडा में भाग लिया। दुर्ग संभाग की है अध्यक्ष महोदय, बेमेतरा जिले की। और जो सबसे कम उम्र की बच्ची भाग ली, उसका नाम है कुमारी अंकिता विश्वकर्मा, उम्र 6 वर्ष, खेल फुगड़ी, रायपुर जिले की निवासी। अध्यक्ष महोदय, इनका जो ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं साहब, उत्तर तो सुनिए ना आप मंत्री जी, अजय जी, पूरा उत्तर तो सुन लीजिए आप। अध्यक्ष महोदय, आप पॉइंटेड उत्तर दीजिए जैसा माननी चाह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सब बताने का कारण यही है कि इसकी बृहत्ता, मेरा ये कहना है उनको संतुष्ट करिए आप। जो उम्र है उसका भी कोई किसी तरह का मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो जानना है। तो आप अगर पूछेंगे नहीं तो आपको उत्तर मिल जाएगा सर। अब अगर हिंदी में नहीं समझ तो अंग्रेजी में समझाओ। मैं प्रीतुला, आप उन्हें समझाओ अंग्रेजी। लिसन माय फ्रेंड, दिस गेम इज ए ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़िया शुद्ध। मंत्री जी, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल का समय को थोड़ा सा ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कबड्डी, खो खो और 100 मीटर ये राज्य खेलों के से संबद्धता प्रदान की गई है अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा अन्य खेलों में किसी तरह की संबद्धता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा था, संबद्धता प्राप्त नहीं है तो संबद्धता के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं, संबद्धता के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, और नई संबद्धता होती है तो यह खेल का व्यवस्थित आयोजन माना नहीं जाएगा। अब मैं आखिरी प्रश्न कर लेता हूं आप, अब इसके बाद फिर मेरा तो खैर उत्तर आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, छत्तीसगढ़ी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने पूछा है, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, और उनको क्या छत्तीसगढ़ में नौकरी देंगे क्या? जो फुगड़ी के विजेता है 69 साल के, उनको, या ये 80 साल के विजेता है, उनको श्रेष्ठ है, उनको प्रोत्साहन तभी मिलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। तो आप राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए या छत्तीसगढ़ में उसके यूनियन बनाएंगे क्या? पित्तुल यूनियन,
कबड्डी यूनियन या फुगड़ी यूनियन, ताकि उसका व्यवस्थित आयोजन हो सके। हमको जबरदस्ती विरोधी ठहरा दिया जाता है। तो यूनियन बनाएंगे क्या मान्यता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर? कबड्डी यूनियन नहीं बनता जी, कबड्डी संघ बना हुआ पहले का कबड्डी संघ। आरक्षण देंगे क्या राज्य में? क्या है आप व्यवस्था क्या है बताइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता पूरी बात रखते हैं, इसलिए उत्तर देने वाले को भी पूरा वो क्या व्यवस्था करना है ये पूछ रहे हो, उसको बता नहीं तो वो बहुत सारा चीज बोलते हैं उपाध्यक्ष महोदय। एक साथ आप पूछ रहे हैं, थोड़ा समझ में आ गया। उत्तर सुनने का भी धैर्य रखना चाहिए। हाँ चलिए आप प्यार से सुनिए। उपाध्यक्ष महोदय, मान्यता छत्तीसगढ़िया में अगर फुगड़ी खेल रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है ना, तो उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन के लिए माननीय मंत्री जी एक सुन लीजिए, एक सेकंड। कोई एको खेल में भाग ले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के, एक बार सुनिए। बताओ उपाध्यक्ष जी कुछ करना धर्म है नहीं। चलिए अब पूछते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए पिछले 4-5 क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उनका प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का नाम ही नहीं है कहीं प्रश्न में। मैं तो उत्तर दे रहा हूं क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया कि वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन उनके प्रश्न में छत्तीसगढ़ ओलंपिक योजना का नाम लिखा है। मत दीजिए। नहीं मैं तो दूंगा, मैं आपको पूरा उत्तर दूंगा, आप तो उसके लिए चिंता मत करिए। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मतलब जहां तक मंत्री जी का कहना है, प्रश्न जो पूछते हो ठीक से पूछा करो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बात छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के प्रचार प्रसार की है, हमारे जो पारंपरिक खेल हैं उनके प्रचार प्रसार की बात है या उनको मान्यता देने की प्राप्त है, राज्य ओलंपिक संघ संबद्धता जारी कर सकता है अध्यक्ष महोदय, मान्यता नहीं दे सकता। मान्यता देने का अधिकार भारत सरकार के माननीय जो भारतीय ओलंपिक संघ है वो दे सकते हैं, और जो ओलंपिक संघ के ओलंपिक से बाहर के गेम है, खेल है, उनको राज्य केंद्र सरकार इसको दे सकती है। इसलिए हमने एक चिट्ठी भेजा नौकरी में माननीय भारतीय, एक प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देंगे, देना थोड़ा सा भारतीय केंद्रीय खेल मंत्री को, उसमें हमने उल्लेख किया है, मेरे द्वारा लिखा गया है कि हमने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया, और पूरा पढ़ दूं, छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न बोलियां क्या ये बता दीजिए, एवं आदिवासी और पिछड़ा वर्ग बहुल प्रदेश है, जहां प्रदेश के कोने कोने से भिन्न भिन्न प्रकार के स्थानीय एवं पारंपरिक खेल वर्ष भर खेले जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न त्योहार के अवसर पर भी अलग अलग पारंपरिक खेल गतिविधियां अनंत काल से प्रचलित है। इनमें स्थानीय निवासी बहुतायत के संख्या में शामिल होते हैं। इस अवसर पर हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर स्थानीय स्तर पर विजेताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रदेश की जनता के पारंपरिक खेलों के प्रति रुचि देखकर प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक नाम से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में प्रदेश में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल जैसे फुगड़ी, बिल्लस, गेड़ी, दौड़, कच्चा, गिल्ली डंडा, पिट्ठूल आदि खेलों को सम्मिलित कर ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक बृहद रूप से आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के हर आयु के वर्ग के लगभग 27 लाख महिला, पुरुष, बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम में मलखम, योगासन, थांगता, गटका जैसे पारंपरिक खेलों को सम्मिलित कर देश में बढ़ावा इसको दिया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय खेलों को भी राष्ट्रीय खेलों की श्रेणी में सम्मिलित कराएं, ताकि खेल छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों में भी इसकी पहचान बने एवं अन्य प्रदेशों के खिलाड़ियों को इन पारंपरिक खेलों में भाग लेकर खेलों से प्रचलित हो सके और देश के कोने कोने में होने वाले पारंपरिक खेलों जो आजकल विलुप्त हो रहे हैं उन्हें संरक्षण प्राप्त हो। शर्मा जी, नौकरी आरक्षण आप देंगे क्या, ये पूछा हूं मैं, नौकरी में आरक्षण देंगे क्या राज्य में? अंतिम प्रश्न हमारे शर्मा जी, एक इसके बाद बहुत हो गया, 15 मिनट हो गया, 15 मिनट आपको अंतिम अवसर दे रहा हूँ। माननीय पहला अवसर दे रहा है भाई, अभी तो बता रहा अंतिम, मतलब माननीय इस प्रश्न का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरे प्रश्न, अरे आप बैठ जाए, थोड़ा प्रश्न काल 30 सेकंड दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष जी, 69 साल की जो प्रश्न काल में थोड़ा सहयोग करिएगा। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल को खेलने का प्रोत्साहन सरकार कर रही है, अभी किस हैसियत से बोल रहे हैं? नौकरी का अवसर कैसे मिलेगा?
ये जायसवाल जी, आप माननीय सदस्य नौकरी दे, आप थोड़ा बैठ जाइए। अब माननीय उपाध्यक्ष जी, ये अंतिम है। 54 नंबर में यही प्रश्न है। 15 मिनट हो गया। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लिए व्यक्तियों की संख्या तथा शासन द्वारा उक्त आयोजन में खर्च की गई राशि के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। और आपने अभी संख्या भी बता दी, 26 लाख लोगों ने भाग लिया और आपने कहा 10% लोग भाग लिए। ये आपको माननीय मंत्री जी ये जानकारी गलत मिली है। 10% लोगों ने भाग नहीं लिया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक तो ये किस किस गांव में कितने लोग भाग लिए इसकी सूची हमको बाद में उपलब्ध करा देना। एक दूसरा विषय, आपने अजय चंद्राकर जी के प्रश्न में कहा है क्या सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, आपने कहा प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वहीं छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हेतु प्रश्न उपस्थित नहीं होता। क्या मूल एक तरफ आप बोल रहे हैं प्रश्न उपस्थित नहीं होता। क्या मूल प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गए, उनका कंप्लीट हो गया है? हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, आप थोड़ा सा शांत सहयोग। एक तरफ आप उधर ध्यान मत दीजिए इधर। एक तरफ मंत्री जी बोल रहे हैं प्रश्न उपस्थित नहीं होता मान्यता के, दूसरी तरफ इन्हें भारत सरकार को जो पत्र लिखा है उस पत्र को पढ़कर बता रहे हैं। इनके माने उत्तर में अपने आप में विरोधाभास आ गया। एक मिनट, इनके उत्तर में अपने आप में विरोधाभास हो गया। और दूसरा, सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात हो रही है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कर रहे हो, अच्छी बात है। अब इसमें आप आरक्षण में बोल रहे हैं प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आप आरक्षण देते क्यों नहीं जब अरे आप शांत तो रखो, आप थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए। प्रश्न आने दीजिए मंत्री जी का। आप लोग शांत रहिए, प्रश्न शांत रहिए। आप लोग शांत रहिए, उत्तर आने दीजिए। आप लोग शांत रहिए। मंत्री जी आप उत्तर दीजिए। आप लोग शांत रहिए। अब मंत्री जी उत्तर दीजिए, जवाब दे रहे हैं आप। उपाध्यक्ष जी, माननीय क्या संसदीय कार्य मंत्री का यही फ्लोर मैनेजमेंट है? आप मंत्री जी क्या इनके मंत्री समर्थनीय है? जो आप उत्तर दीजिए, बाकी लोग बैठ जाए। संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ तो सर्व करो। प्रश्नकाल में इस टाइप का आपको लोग हरकत कर रहे हैं। माननीय आप सीनियर आप लोग शांत रहिए। प्रश्नकाल को देखिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, कल तो आपने मेरी बातों को निकाल दिया। अगर प्रश्न काल में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक ऐसा डिस्टरबेंस करते हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कल आपने रेबीज का इंजेक्शन बुलवाया, सबको लगवा दीजिए। मंत्री जी मतलब क्या कहना चाह रहे? गलत बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन में भौंक रहे थे पहले उसको लगना चाहिए। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। माननीय अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, माननीय क्या है? हम लगवाइए ना रेबीज। आप शांत रहिए। शर्मा जी पहले उनको लगना चाहिए। आप लोग मंत्री जी 2 मिनट में ये क्या माननीय क्या हो रहा है? अग्रवाल साहब, हम तो निलंबित होने के बाद ये तो साक्षात कोई है। चीज आपको खराब लगी है तो माफ नहीं, करें। आप लगवा दीजिए कोई सबको ऐसे रेबीज। उद्देश्य नहीं था। देखिए प्रश्नकाल बहुत ही ज्यादा खराब था। प्रश्नकाल में और सचिव महोदय, हमारी बातों को निकाला जाता है, हमको रेबीज लगाया जाएगा, आप उसको नोट करवाते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर। दिल्ली में रहूंगा केवल निकल जाता है। प्रश्नकाल में निकाल दिया अध्यक्ष जी और शर्मा साहब दिल्ली में निकाल दिया। शर्म आना चाहिए। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है। शर्म आना चाहिए। दिल्ली में क्या हो रहा है? शर्म किस बात की आनी चाहिए? आप लोग ही ऐसे हरकत कर रहे हैं। 2 मिनट अभी। आप हरकत अपने आप को झांक के देखो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सदन की प्रश्न आप बैठ जाइए।
मंत्री जी बैठिए, आप 2 मिनट। प्रश्नकाल है, इसको समझना है। प्रश्नकाल चूंकि महत्वपूर्ण काल होता है, सबका अवसर रहता है, माननीय लोग इंतजार। अभी 2 प्रश्न नहीं हुआ है, 35 मिनट हो गया। कृपया शांत रहिए, आप बोलिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मेरा पॉइंट व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नकाल में व्यवस्था का मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये क्या हो रहा है? व्यवस्था का प्रश्न है। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? मंत्री जी, प्रश्न काल में व्यवस्था का नहीं रहता, आप शांत रहिए, आप बोलिए। मेरा पॉइंटेड प्रश्न है माननीय उपाध्यक्ष जी। हाँ पॉइंट। क्या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लिए खिलाड़ियों को अब ये बहुत ज्यादा प्रश्न हो गया, एक बार अंतिम इसके बाद उत्तर दीजिए। अगर सरकार आरक्षण नहीं दे रही, ये अंतिम अवसर है, इसके बाद अगले नाम करूंगा मैं। चलिए उत्तर आने के बाद करिएगा। चलिए मंत्री जी, मंत्री जी आप थोड़ा शांत रहिए। नहीं, ये मंत्री की शर्त से आप बोलिए, आप बोलिए। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग शांत रहिए ना, शांति से सुनिए, दे रहे हैं जवाब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2-3 प्रश्न। अरे आप शांत रहेंगे तब जवाब मिलेगा भाई, मंत्री जी दे रहे हैं। इसके बाद मैं अगला पुकार रहा हूँ। 2-3 प्रश्न इन्होंने पूछा है। एक तो पहला, इन्होंने कहा कि जो 10% भाग लिए हैं उसका डेटा गलत है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस सदन में बोल रहा हूं कि वो संख्या सही है और मैं आपको हर एक श्री धर्मजीत सिंह डेटा प्रोवाइड कर उत्तर अब हो गया, बहुत हो गया, 20 मिनट हो गया। अरे आप मेरा प्रश्न का उत्तर कहाँ है भाई? उत्तर कहाँ है? प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। चलिए बोल दीजिए। दूसरा, अरे भैया 20 मिनट हो गया, अगला भी आना है। दूसरा, आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए ना, समय बर्बाद होता है। प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न इनका था कि इन्होंने क्यों यहाँ लिखा है कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि इन्होंने योजना का नाम गलत लिखा है अध्यक्ष महोदय। हाँ। इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल योजना, ऐसी कोई योजना है ही नहीं। उसके बाद भी उत्तर दे रहे हैं। हमने यहाँ लिखा है प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तीसरा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि क्या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो खेल हुआ उसमें आरक्षण देकर नौकरी, ऐसी कोई प्रावधान नहीं। श्री धर्मजीत सिंह, मेरा एक प्रश्न है। चलिए बोलिए, एक बार मौका दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जो हमारे यहाँ खेल नीति है, उस खेल नीति के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर उनको शासकीय नौकरी में लिया जाता है। भैया वो पिछले 4 साल लगाए ना अगले बार में, पिछले 4 अरे वो साल लगाए ना अगले बार में, उसको काहे पूछ रहे इतना जल्दी? अगले पिछले 4 सालों में आपका कितने लोगों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर नौकरी में लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर दे दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, चलिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भटक रहे हैं दर, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये अंतिम है, आप जवाब दीजिए, फिर अगला। इनका प्रश्न लगा है, अगले दिन यही प्रश्न आएगा, वहां पूछ लेंगे आराम से। चलिए धर्मजीत सिंह जी, जानकारी दे देता हूँ। अनुपूरक में, अरे इसमें बहुत ज्यादा हो गया भाई। चलिए आप आगे बढ़िए। धर्मजीत सिंह जी आप बताइए, ये बहुत प्रश्न हो गया, ये टाइम हो गया, आप बताइए। माननीय धर्मजीत सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर संभाग के जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में, चिकित्सक के पद के स्वीकृति उपलब्ध और पदस्थ लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जवाब से उनका गंभीर प्रयास झलक दिखाई दे रहा है। माननीय मंत्री जी, आपने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर के 292 पद में से आपने 102 भरे हैं, अभी भी 190 रिक्त हैं। कुल मिला के 443 पदों के विरुद्ध 390 पद भरे हैं। इसमें बिलासपुर संभाग के 43 चिकित्सक विहीन अस्पताल में पदस्थ अभी तक डॉक्टर नहीं हुए। ये आपके ही जवाब में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 43 अस्पताल जो डॉक्टर विहीन हैं, उन्हें आप कब तक के भरने का प्रयास करेंगे या कब तक भर देंगे, ताकि वहां भी चिकित्सा सुविधा मिल सके? माननीय मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी है वो प्रस्तुत हो गई है और एक तुलनात्मक विवरण केवल मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि 2018 में विशेषज्ञ छत्तीसगढ़ में 1593 पद स्वीकृत थे, जिनके विरुद्ध 132 विशेषज्ञ हमारे पास थे। 2079 अंडर ग्रेजुएट्स थे, जिसमें 1180 हमारे पास थे और 112 डेंटिस्ट के पदों के विरुद्ध में 72 थे।
ये वर्तमान में स्थिति 1593 विशेषज्ञ के विरुद्ध में अब वर्तमान में 1633 विशेषज्ञ हैं और अब 446 कार्यरत हैं, यानी 3.38 लगभग 3.38 गुना अधिक हम कर पाए। फिर भी वैकेंसी है, लेकिन इतना बढ़ा है। और आगे मैं और जानकारी दे देता हूं, कब तक कर पाएंगे उससे आइडिया लग जाएगा। और इसी तरह से MBBS डॉक्टर, अंडर ग्रेजुएट जो डॉक्टर हैं, वो 2175 पदों के विरुद्ध में 2181 कार्यरत दिख रहे हैं। आंकड़ा है, इसको थोड़ा और मैं दिखवा लूंगा, लेकिन जितने पद स्वीकृत हैं उससे ज्यादा भी कहीं किसी कारण से आंकड़ा दिखा रहा है। और बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर में 30 MBBS डॉक्टर अधिक हैं पद से, इसको चलना पड़ेगा। मुंगेली में 11 की वैकेंसी है, कोरबा में 5 की वैकेंसी है, रायगढ़ में 8 की वैकेंसी है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाई में सैंक्शन पद से 3 अतिरिक्त हैं और जांजगीर में 4 की वैकेंसी है। कुल 5 डॉक्टर्स MBBS के बिलासपुर संभाग में अतिरिक्त हैं, अतिशेष हैं। कुल जहां खाली हैं वहां दे के दूसरे जिलों में जाने की स्थिति इसकी बन रही है। और जो प्रयास किए गए हैं, आपने एक प्रश्न वो भी किया था, तो विशेषज्ञों की भर्ती के लिए पहले 100% पदोन्नति का प्रावधान था। उतने विशेषज्ञ ही नहीं MBBS मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करते थे जिनकी पदोन्नति हो सके तो विशेषज्ञ के पद भरें। इसमें कैबिनेट से हम लोगों ने राहत मांगी थी, छूट मांगी थी, वन टाइम रिलैक्सेशन मांगा था और 50% पद सीधी भर्ती के हमने मांगे थे जो मिले और उसमें भरने का प्रयास किया गया। आगे ये स्थिति बन रही है कि हमको शायद 100% रिलैक्सेशन मांगना पड़े वन टाइम, क्योंकि उतने विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम ही नहीं कर रहे हैं। पहले 5 से 7 साल में प्रमोशन होता था। कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को अनुमति दी कि 2 साल में आप प्रमोट करके उनको विशेषज्ञों के पद भर दीजिए। मेडिकल ऑफिसर सरप्लस हो रहे हैं, विशेषज्ञ अभी भी हमारे पास 3 गुना से ज्यादा भर्ती होने के बाद भी कम पड़ रहे हैं। तो इसका एक ये प्रयास। दूसरा, वित्त विभाग के माध्यम से आपकी जानकारी में होगा कि नियुक्ति होने के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में 70, 80 और 90% वेतन देने का, स्टाइपेंड देने का प्रावधान रखा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने इसमें छूट मांगी और मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट ने प्रदान किया कि यहां पूरे विशेषज्ञों को और मेडिकल ऑफिसर्स को 100% स्टाइपेंड मिला। प्रोत्साहित करने के लिए कटौती, लोग आए, भर्ती हों और काम करें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम भी उठाया गया। रिक्त पदों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को 641 पदों के लिए हम लोगों ने विज्ञापन 27/10/2021 को भेजा था, जिसमें केवल 139 आए। 641 के विरुद्ध में केवल 139 आए और पुनः विशेषज्ञों की रिक्त पदों की भर्ती के लिए 16/3/2022 को 458 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई, जिसमें केवल 31 आए। दिक्कत ये हो रही है कि लोग आ नहीं रहे। प्रयास शासन और विभाग अपनी ओर से लगातार कर रहा है। और इसके अतिरिक्त जो प्रयास किया गया है, जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 85 अनुबंधित डॉक्टर्स को, इनको PG चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थापना दी गई है। और 20/9/2021 को फिर से 443 चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों के लिए पूर्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 390 हमको मिले। मेडिकल ऑफिसर्स के तरफ दिक्कत छत्तीसगढ़ को अब नहीं है। विशेषज्ञों के लिए 3 गुना से ज्यादा भी भर्ती होने के बाद अभी भी कमियां हैं। इनके अतिरिक्त राज्य के अंतर्गत CPM की शुरुआत की गई है, कॉलेज फॉर फिजिशियन एंड सर्जन्स की निश्चेतना और स्त्री रोग के लिए प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से बिलासपुर संभाग को 17 चिकित्सा अधिकारी दिए गए हैं। DMF के माध्यम से विशेष ये पहल सरकार ने अपनी ओर से की है और प्रयास हम लोग का यही है कि हम लोग और विशेषज्ञों को भर्ती करा सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से जवाब तो दिया है, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि 600 लोगों के लिए आप भेजते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में 40 लोग आते हैं। तो आप जरा पैकेज अच्छा वाला बनाइए ना। स्वास्थ्य का मामला है
अब डॉक्टर को आप ऐसे ही छोटा मोटा तनख्वाह देंगे तो कोई गांव में जाके काम करता नहीं, और आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बनवा के रखे हैं, अस्पताल भवन बना है, कुर्सी है, टेबल है, लेकिन वही है अध्यक्ष महोदय, दांत है तो चना नहीं, चना है तो दांत नहीं। जिसका दांत नहीं हो उसको चना खाने को देते हैं, और जिसके पास चना है उसके पास दांत नहीं है, तो ऐसे में तो चलेगा नहीं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मुंगेली जिले में, बिलासपुर जिले में, गौरेला पेंड्रा जिले में बहुत ज्यादा डॉक्टरों की कमी है, उन्हें आप दूर करने के लिए प्रयास करेंगे क्या? एक, दूसरा जो अटैचमेंट में है, सिफारिशों में अटैचमेंट में भी ज्यादा डॉक्टर रुके हुए हैं, उनको आप वहां भेजने का काम करेंगे क्या? और पैकेज को ठीक से बढ़ाने के लिए बात करिए ना। 1,15,000 करोड़ का बजट है, डॉक्टरों को तो दीजिए, गांव वाले इलाज तो कराएंगे, तब तो थोड़ा लोड कम होगा मेडिकल कॉलेज में और एम्स में। गांव में दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, गांव में बेमतलब आदमी मर रहा है, जब डॉक्टर ही नहीं है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला, पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला के डॉक्टरों की भर्ती के लिए आप प्रयास करेंगे क्या? और डॉक्टरों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें बढ़िया पैकेज देने के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय तीनों प्रयास करके छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति करने का आप प्रयास करेंगे क्या? इसका आप आश्वासन दे दीजिए। जी, निश्चित रूप से प्रयास की आवश्यकता भी है, प्रयास भी करेंगे। चलिए, और डॉक्टर रेणु अजीत जोगी जी। मैं वाणिज्य, उद्योग और वाणिज्य मंत्री से जानना चाहूंगी कि वर्ष 2019 से लेकर 2014 तक 24 तक राज्य सरकार के द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम बनाया गया था, जिसके तहत लघु और सूक्ष्म उद्योगों को 6 महीने तक जब वो उत्पादन शुरू करते हैं तो उनको छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जो उससे बड़े हैं, उद्योग बृहद श्रेणी में आते हैं, उनको 12 माह तक छूट दी जाएगी, और जो उससे भी बड़े हैं 18 माह, मेगा, अल्ट्रा मेगा, उनको 24 माह तक स्थायी पूंजी निवेश से छूट दी जाएगी। पर वर्तमान में स्थिति ये है कि किसी भी इंडस्ट्री को ये छूट नहीं दी जा रही है, और 21-22 में अब तक रायपुर, जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार जिले में किसी को भी अनुदान 6 माह तक का भी नहीं प्राप्त हुआ है। इस तरह 114 करोड़ सरकार को इनको देना है, जो अभी तक नहीं दिया गया है। तो कृपया मंत्री जी बताएंगे कि क्या वजह है कि ये अनुदान नहीं दिया गया है? माननीय मंत्री जी, क्योंकि इससे राज्य में लोग उद्योग लगाएं, इसको प्रोत्साहन मिलता है। ये बजट आवंटन के बाद इसको दिया जाएगा। बजट आवंटन के बाद सीमा ने चीख चीख की करते रहते हो। मंत्री जी, ये तो अंतिम चरण चल रहा है, जब तक आप देंगे। चलिए, धर्मलाल कौशिक जी देंगे, बजट की बात देंगे बोले। नहीं, पर ये तो 11। अच्छा, इसी साल के बजट हाँ, की में मैं ये पूछ रही हूँ, ये 5। बताइए मंत्री जी, आप वो नेक्स्ट बजट बोल रहे हैं, अभी वर्तमान के है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा दे दिया जाए। नहीं, पर 5 वर्ष तक क्यों नहीं दिया? उससे माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो गया क्या? हाँ, वो एक प्रश्न पूछने दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष, अब 11 मिनट बच गए। दूध भात है, दूध भात नहीं, अपने प्रश्न में दूध। अब आप लोग शांत रहिए, शर्मा जी थोड़ा सहयोग करिए। आपको ही तो सीनियर इस स्थिति में बात हुई थी कि वो अनुपस्थित रहेंगे तब उत्तर देंगे, यदि उपस्थित है तो उनको उत्तर देना होगा। ये आसंदी की व्यवस्था है, आसंदी की व्यवस्था है। और दूसरे मुद्दे में कैसे मुखर रहते हैं? आसंदी की व्यवस्था है। वो अपने विभाग के उत्तर समय बैठे रहते हैं।
बाकी समय खड़े होते। वो आसंदी की व्यवस्था है, उपस्थित मंत्री उत्तर तो दे रहे हैं नहीं तो नहीं क्या आसंदी की व्यवस्था है। अरे सरकार संयुक्त रूप से रहता है, सभी की जिम्मेदारी रहती है। वैसे तो प्रश्न चलिए आपको जवाब देना है, आप प्रश्न कीजिए। खड़ा होना चाहिए। आपको मौका दिया हूँ, आप माननीय आप प्रश्न कीजिए। इसकी आवश्यकता नहीं कि वो जवाब दे, ये जवाब दे। हाँ बिल्कुल, जवाबदारी होता है, नहीं जवाब दिया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है, आसंदी की व्यवस्था है कि मंत्री अनुपस्थित रहेंगे तो मोहम्मद अकबर जवाब देंगे। जब माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं तो आप कार्य पर हमारा नियम देख लीजिए कि जिस विभाग का मंत्री है उसी विभाग का मंत्री जवाब देगा। ऐसी स्थिति में या तो इस प्रश्न को आप स्थगित कर दीजिए या उनको बाहर भेज दीजिए, और वो अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो इस प्रश्न को लगाने का औचित्य क्या है? आपको ऐसी कोई सूचना है क्या कि उनकी उपस्थिति में भी वो जवाब देंगे और कौन से नियमों के तहत देंगे? ये जरा हमें बता दें। जवाब तो आ ही रहा है, सरकार की तरफ से मंत्री दे ही रहे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी है ब्रिजमोहन भैया, जिम्मेदारी है तो बताइए। सामूहिक जिम्मेदारी समझा करो। चलिए आप प्रश्न कीजिए। उल्लंघन करने के लिए अंदर बुला लीजिए। माननीय समय भी उपाध्यक्ष शेष बच गए 9 मिनट के प्रश्नों पे ध्यान दिया जाए। अंदर बुला लीजिए। इनको टाल कराने की आदेश बना हुआ है। हम एक्चुअल में आदरणीय चलिए आप रेणु जोगी जी पूछ रहे हैं, कुछ बोलिए। आप बोलिए, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं। डॉक्टर रेणु जोगी जी पूछ रहे हैं कुछ। मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पिछली माइक थोड़ा सा मैडम, माइक। वर्तमान सरकार क्यों नहीं दे रही है? जी चलिए मंत्री जी आप स्पष्ट उत्तर दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा उनकी जो चिंता है वो जैसे आवंटन प्राप्त होगा दे दिया जाए। माननीय धर्मलाल कौशिक जी, अरे अब भाई 8 मिनट बाकी है। मेरा प्रश्न माननीय उपाध्यक्ष जी, कौशिक जी का प्रश्न चाहते हैं आपको एक्चुअल में मंत्री जी खड़े होकर बोले सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, आप जवाब दे रहे हैं, संबंधित मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या सामूहिक जिम्मेदारी होने के नाते, माननीय अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा हमने वित्त विभाग को भेजा है, तो कोई मंत्री क्या ऐसा जवाब दे सकता है क्या कि वित्त विभाग को? श्री धर्मलाल कौशिक जी आगे बढ़िए, आप 2 मिनट, सबको मौका मिलना चाहिए। और 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। माननीय आप प्रश्न पूछिए। माननीय जवाब नहीं दे सकते कि हमने बजट के लिए भेजा है, व्यवस्था होगी, उनको व्यवस्था कर ली गई है, ये बता। अरे जवाब तो आ ही रहा है मंत्री जी का, सब सामुदायिक जिम्मेदारी बनती है। उपाध्यक्ष जी आप सहयोग कीजिए, अब एक प्रश्न 2 प्रश्न आ जाएगा। चाहता हूँ आप एक, हाँ आप ये जो आपने उसके संबंध में जो सर्टिफिकेट जारी करने का, और आपने ये कहा है कि विभाग के द्वारा जो किया गया है, तो ये नियम आपने बताया है GFR जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, ये थोड़ा सा आप पढ़ के बता दीजिए कि उसमें जिन्होंने कहा है कि हमको पावर है, तो पढ़ के आप बता दीजिए क्या उनको अधिकार है क्या। मैं उसका उत्तर उसी में जो मंत्री जी ने जवाब दिया है। या तो क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा दीजिए, देता हूं, आप नहीं लाए हैं तो मैं पढ़ देता हूं, आप दे दीजिए। इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है तो आपके पास है ही सिंगल टेंडर इंक्वायरी। मैं पढ़ देता हूं। प्रोक्योरमेंट मेरे पास भी मिल गया है। ये सिंगल सोर्सेज में भी रिसोर्टेड टू इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, और इसमें 1 में दिया हुआ है कि इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट डेट ओनली ए पर्टिकुलर। तो राज्यपाल जी अंग्रेजी में पढ़ रहे थे तब विरोध कर रहे थे। मैन्युफैक्चर ऑफ द राज्यपाल जी अंग्रेजी में पढ़ रहे थे, विरोध कर रहा था, अंग्रेजी में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। चलिए आप थोड़ा सहयोग कीजिए। जो आपका जवाब आया है मंत्री जी का अंग्रेजी का है, वो उसकी पूरी बधाई संसदीय कार्य मंत्री की विद्वता का उत्कृष्ट प्रदर्शन। माननीय उपाध्यक्ष, हल्ला करवाना ही उनका काम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें दिया हुआ है मंत्री जी, इसमें दिया है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग फ्रॉम इज टू बी
प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑब्लिक, इसमें दिया है डिपार्टमेंट B4, इसमें जो दिया हुआ है कि आपने कहा कि जो CMHO को अधिकार उनको नहीं है, किसके आधार पर? आपके जनरल फाइनेंस रूल 2017 का आपने दिया है, 2017 का। इसमें जो अधिकार है, ये अधिकार आपके संचालक को है या आपके कमिश्नर को है? तो क्या इसकी ये कब इनके द्वारा अनुमोदन किया गया, संचालक या डायरेक्टर कमिश्नर के द्वारा, ये आप तारीख बताएंगे? मंत्री जी तारीख बताइए। वो माननीय धर्मलाल जी ने जो बात पूछी थी, मेरे को भी नियम 166 मिल गया है। तो सिंगल टेंडर इंक्वायरी, प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स में बी रिजॉर्टेड टू इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट, it is in the knowledge of the user department that only a particular firm is the manufacturer of the required goods. In the case of emergency, the required goods are necessarily to be purchased from a particular source, and the reason for such decision is to be recorded and approval of competent authority obtained. For standardization of machinery or spare parts to be compatible to the existing sets of equipment on the advice of a competent technical expert and approved by the competent authority, the required item is to be purchased only for a selected firm. Note, proprietary article certificate in the following form is to be provided by the Ministry Department before procuring the goods from a single source under the provision of Sub-Rule 1661 and 1663 as applicable. और वो प्रोफॉर्मा है। ये कोविड समय की बात है, आपने दुर्ग अस्पताल के संदर्भ में चिन्हांकित प्रश्न किया है, और सारे कार्यालय उस समय बंद थे, कोई काम पे रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, और CMHO दुर्ग ने जो खरीदी की है, 1 या 2 आइटम की खरीदी कोरोना काल में की है, वो विभाग की जानकारी में ही की है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो बात आती है, तो विभाग ने उनको ये अधिकार दिया था उस समय कि आप इसकी खरीदी कर ले, वरना काम नहीं हो पा रहा था। इमरजेंसी भी आप पढ़ लें, जानकारी में ला देता हूं, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी जानकारी में ला देता हूं। एक आपका मोक्षित का है, एक बायोबिल का है। डू यू अंडरस्टैंड? आप बैठ जाइए। अंडरस्टैंड। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उस समय का 2 का मेरे पास में है डॉक्यूमेंट, जो मैं कल निकलवाया हूं। एक मोक्षित का, एक बायोबिल का है। आप उसमें देखिए, इसमें यह एकमात्र फर्म है जो इस शब्द का निर्माण का संग्रहण कर रहा है, एस लिखा है कि वही कर रहा है, दूसरा उसके सिवाय वर्ड में नहीं है। दूसरा जिसमें लिखा हुआ है, नो लिखा है। यदि नो लिखा है तो सिंगल टेंडर पर खरीदी कैसे की गई? मेरे पास में है ये, या तो प्रश्न को आप आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो अधिकारी ने जवाब बना करके दिया है वो कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास किया है, और इसलिए डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। आप बुलवा लीजिए, और नहीं है तो प्रश्न आगे बढ़ा लीजिए। इसमें बढ़ाने की बात नहीं है। हाँ, तो आप भी उसमें जान रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वो जो प्रोफॉर्मा भरा गया है, ये एकमात्र फर्म है जो इस मत का निर्माण कर रही है। दिस इज द ओनली फर्म हु इज स्टॉकिंग दिस। इसमें लिखा हुआ है नो। 2 मिनट बाकी है, आप इसको आगे बढ़ा लीजिए। मैं आपको जानकारी पूरी दे दूंगा, जो भी आप जानकारी चाह रहे हैं। उसमें केवल मैं जांच चाह रहा हूं, और उसके बाद जांच आप करवा दीजिए। जो भी जानकारी है मैं आपको उपलब्ध नहीं, श्री मोहन मरकाम जी, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ आप जांच कर देखो, आपको जानकारी दे। यदि 400 का नहीं है, ये 500-600। चलिए आप मंत्री जी, वो 600 करोड़ का मामला है। चलिए आप, और इसमें जो अधिकार है केवल उस समय 50,000 का खरीदने का अधिकार है। आप इसकी जांच करवा लीजिए ना। यदि जांच में तो ठीक है, नहीं पाएंगे तो ठीक है। आपके प्रश्न के माध्यम से मेरी जानकारी में पूरा बात आया हुआ है। इसमें 500-600 करोड़ की जो खरीदी हुई है, बल्कि 800 करोड़ की जो खरीदी हुई है, कोरोना काल के कुल सामान की है। दुर्ग अस्पताल 500 करोड़ की खरीदी कैसे? मैं ये बोल रहा हूँ, आप उसकी जांच करवा लीजिए ना। जांच की जानकारी मैं आपको जो चाहिए मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जांच की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही, नहीं मैं करा गलत जानकारी दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जांच करवा लीजिए। जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद भी आपको अगर कोई संदेह होगा, मंत्री जी आप नहीं छुपाएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, और उसको दबाने का प्रयास अधिकारी
प्रश्नकाल समाप्त।